अध्याय 8 लोहगढ़ किला छोड़ने के उपरांत बंदा सिंह की कार्यवाही। जैसे कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि नवंबर 1710 से मार्च 1711 तक मुगल फौज ने लोहगढ़ क्षेत्र पर आक्रमण किया, परंतु मुगल बादशाह को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। दूसरी ओर सिख फौजें जरनैल बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में थिएटर ऑफ वॉर को बदलने में माहिर थी। पहाड़ों के रास्ते चलकर लाहौर से लेकर बरेली तक मुगलों के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए थे। मुगल बादशाह ने जब अपनी पूरी ताकत लोहगढ़ क्षेत्र में झोंक दी, तब योजनाबद्ध तरीके से बंदा सिंह बहादुर ने लाहौर पर धावा बोल दिया। इतनी बड़ी फौज को लेकर लोहगढ़ से लाहौर जाना बादशाह के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि पहले ही लोहगढ़ की लड़ाई में शाही खजाने पर बहुत भारी बोझ पड़ा था। अब लाहौर जाने से ये बोझ और बढ़ने वाला था। मुगल राज की वित्तीय स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। मैदानी जंग लोहगढ़ क्षेत्र के आंखों देखा हाल लिखने वाले लेखक मुगलों के कारिंदे थे, इसलिए उनके द्वारा झूठा इतिहास लिखा गया कि मुगल फौजों ने लोहगढ़ पर कब्जा कर लिया है। इस विषय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी अध्याय 6 में पहले ही दी जा चुकी है। जरनैल बंदा सिंह बहादुर निरंतर लोहगढ़ क्षेत्र में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वह जम्मू से लेकर बरेली तक लड़ रही सिख फौजों में पर्यवेक्षण कर रहे थे और सुनिश्चित कर रहे थे कि योजनाबद्ध तरीके से मुगलों की इस क्षेत्र में पड़ने वाली हर कोतवाली, परगना और सरकार पर हमला किया जाए। मार्च 1711 में मुगल बादशाह को खबर मिलती है कि जरनैल बंदा सिंह बहादुर नाहन से बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा व चंबा होते हुए उधमपुर, जम्मू पहुंच चुके हैं, साथ ही लाहौर पर हमला करने की तैयारी में है। पहाड़ी रियासतों को अधीन करना और बिलासपुर पर हमला। जरनैल बंदा सिंह बहादुर एक महान योद्धा के साथ साथ एक महान नीतिकार भी थे, जिसके चलते हुए वो चाहते थे कि राजस्थान के राजपूत राजा और पहाड़ी क्षेत्र के राजा उनके साथ मुगल राज के खिलाफ लड़ाई में शामिल हों, ताकि जल्द से जल्द मुगल राज की जड़ें उखाड़ दी जाएं। लोहगढ़ से निकलकर जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने पहाड़ी इलाकों में पड़ने वाली समस्त रियासतों के साथ मुगलों के खिलाफ सैनिक समझौता और तालमेल स्थापित करने का फैसला लिया। इस योजना के चलते हुए ज्यादातर पहाड़ी राजे जरनैल बंदा सिंह बहादुर से सहमत हो गए, परंतु कुछ पहाड़ी राजे जैसे बिलासपुर, कुल्लू, कुमाऊं इत्यादि अभी भी मुगलों के प्रभाव में सिख फौजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। सन 1710 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिख फौज ने पहला हमला कहलोर रियासत की राजधानी बिलासपुर पर बोल दिया। यहाँ के राजा अजमेर चंद गुरु गोबिंद सिंह जी के समय पर आनंदपुर और निर्मोहगढ़ पर 10 बार हमले कर चुका था। सरहिंद और लाहौर की फौज को आनंदपुर और निर्मोहगढ़ पर हमले के लिए लाने वाला भी वही था। 5 से 6 दिसंबर 1705 को आनंदपुर से चले जाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह को जोर दिया और उनके साथ झूठे वादे किए। सत्य तो ये है कि सिखों की मुश्किलों का मुख्य जिम्मेदार राजा अजमेर चंद था, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि वजीर खान की तरह इसको सजा देना आवश्यक था। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने पर पता चलता है कि बंदा सिंह ने अजमेर चंद पर हमला करने से पहले उसे साथ आने का पैगाम भेजा। उसने इस पेशकश को मानने के बजाय कांगड़ा के राजा व जालंधर दोआबा के फौजदार से मदद मांगी। अजमेर चंद ने बिलासपुर के किले को अच्छी तरह मजबूत कर लिया। बिलासपुर का किला पहाड़ों में घिरा होने के बावजूद सिख फौजों के एक जोरदार हमले के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एक तरफ तो जरनैल बंदा सिंह बहादुर की अगुवाई में सिख फौज लड़ रही थी, जो कि गुरु नानक साहिब की विचारधारा अपनाकर जीवन मरण के सवाल से उठकर मानवता के हक में क्रांति ला रही थी। दूसरी तरफ बिलासपुर राजा की नियुक्ति की गई। पहाड़ी फौज जो केवल रोजगार के दृष्टिकोण से लड़ाई लड़ रही थी, सिख फौज और बिलासपुरियों के बीच लड़ाई हुई, परंतु जल्द ही अजमेर चंद ने हथियार फेंक दिए। इस लड़ाई में 1300 पहाड़ी फौजी मारे गए।
इन सिपाहियों के शवों का संस्कार करने की जगह गहरी खाई में दफन कर दिया गया। सिख सैनिकों में से बहुत कम शहीद हुए थे। प्रश्न उठता है कि बंदा सिंह ने अजमेर चंद को सुच्चा नंद की तरह सजा क्यों नहीं दी। एक विचार ये भी है कि अजमेर चंद ने सिखों की गुलामी कबूल कर ली थी, हथियार फेंक दिए थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अजमेर चंद व वजीर खान और सच्चा नंद का जुर्म एक जैसा नहीं था। फिर अजमेर चंद को भी वहां सजा क्यों मिलनी चाहिए थी जो वजीर खान और सुच्चा नंद को मिली। वो सोचते थे कि अजमेर चंद ने आनंदपुर साहिब पर हमले जरूर किए थे, परंतु सरहिंद वासियों ने तो बेगुनाह बच्चों व माता गुजरी जी पर जुल्म कर शहीद किया था। यहाँ पर ये भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि गुरु नानक विचारधारा अनुसार निजी कारणों से किसी के विरुद्ध बैर विरोध नहीं रखा जा सकता, जिसके चलते हुए उस व्यक्ति विशेष से बदला लिया जाए। गुरु नानक साहिब की विचारधारा अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किसी समय गुरुमत विचारधारा को अपनाता है तो उस व्यक्ति को मित्र, भाई बनाने का प्रावधान है। मंडी के राजे का सम्मान। बिलासपुर की जीत के पश्चात बंदा सिंह ने कुछ अन्य पहाड़ी राजाओं को साथ आने का पैगाम भेजा और लगभग सभी पहाड़ी राजाओं द्वारा मुगलों के खिलाफ जरनैल बंदा सिंह बहादुर के साथ आने का पैगाम को कबूल किया। मंडी के राजा सिद्धसेन बंदा सिंह के प्रमुख संघी साथियों में शामिल हुए। यह रियासत गुरु नानक साहिब के समय से ही गुरुमत विचारधारा को अपना चुकी थी। मंडी के राजे को सम्मान के साथ जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने रेशमी पोशाक देकर सम्मानित किया। नाहन का राजा पहले ही बंदा सिंह का साथ दे रहा था और इसी कारण से 26/12/1710 बादशाह बहादुर शाह ने नाहन राजा भूप प्रकाश को कैद कर लिया था और उसकी रिहाई के लिए बंदा सिंह की गिरफ्तारी की शर्त रखी थी। ये अलग बात है कि बाद में नाहन के राजा ने फरूख सियर के साथ समझौता कर लिया था और सिखों के विरुद्ध मुहिम में शामिल हो गया। बंदा सिंह का चंबा में विवाह। कुल्लू का राजा शुरुआत में मुगलों के साथ था और दिसंबर 1710 तक कुल्लू के राजा ने जरनैल बंदा सिंह बहादुर के साथ आने का फैसला लिया। खास बात यह है कि इस समय बहादुर शाह ने पूरी ताकत से लोहगढ़ पर हमला किया, पर जरनैल बंदा सिंह बहादुर स्टेटमैनशिप का कोई मुकाबला नहीं था। वो इसके बावजूद भी पहाड़ी राजाओं को अपने पक्ष में करने में कामयाब हुए। जनवरी 1711 में बंदा सिंह चंबा पहुंच गया, जहां राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी सुशील कुंवर, बाद में सुशील कौर की शादी जरनैल बंदा सिंह बहादुर के साथ करवाई। चंबा के राजे उदय सिंह के पूर्वज गुरु नानक साहिब के समय से ही उनके साथ जुड़ गए थे। हलीमी राज की स्थापना में योगदान दे रहे थे। इसके उपरांत सुशील कौर सदैव ही बंदा सिंह के साथ रही और उन्होंने मार्च 1712 में लोहगढ़ में ही भाई अजय सिंह को जन्म दिया था। सुशील कौर को भी बंदा सिंह के साथ गुरदास नंगल की गढ़ी में से दिसंबर 1715 में गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाया गया था। उसके अंतिम समय या मौत के बारे में किसी स्रोत में उल्लेख नहीं मिलता और जरनैल बंदा सिंह बहादुर को पूरे परिवार और 16 सिख जरनैलों के साथ 9 जून 1716 के दिन दिल्ली में शहीद किया गया। जम्मू और सुल्तानपुर लोधी के फौजदारों को मारना। जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने मार्च 1711 को सीबा, नूरपुर और जसवान के पहाड़ी राजाओं को साथ आने का पैगाम भेजा। यहाँ से बंदा सिंह ने सिख फौजों को फिर जत्थेबंद किया। कुछ समय रियासी जम्मू कश्मीर में साधन जुटाने उपरांत फिर पंजाब की ओर मुंह कर लिया। वो मार्च 1711 के पहले सप्ताह जम्मू की सरहदी चैंकी, रायपुर और बहरामपुर की सीमा में पहुंच गया। इन्हीं दिनों जालंधर दुआब की राजधानी सुल्तानपुर का फौजदार शम्स खान अपने चाचा कुतुबुद्दीन खेशकी उर्फ बायजीत खान फौजदार जम्मू के पास आया हुआ था। जब उसे पता चला कि सिख फौजें इन पहाड़ों में घूम रही हैं, तो उन दोनों ने फौज लेकर सिखों की ओर कूच कर दिया। उन्होंने पहले भी 1710 की अक्टूबर-नवंबर में सिख फौजों के खिलाफ राहों और सरहिंद में जंग लड़ी थी। उनके मन में सिख फौज को लेकर काफी दहशत थी।
परंतु बादशाह के हुक्म के चलते हुए वो अपनी फौज के साथ जरनैल बंदा सिंह बहादुर को ढूंढने के लिए चल पड़े। पहाड़ी इलाके में सिख फौज के साथ मुगलों का मुकाबला आसान बात नहीं थी। इस कारण थोड़ा सा मुकाबला होने के उपरांत मुगल फौजें पीछे हट जाती थीं और फिर से बादशाह के हुक्म अनुसार बायजीत खान और शम्स खान जरनैल बंदा सिंह बहादुर को पहाड़ों में ढूंढने के लिए निकल जाते थे। वास्तव में ये जरनैल लुक्का छिपी का खेल खेल रहे थे ताकि किसी तरीके से उनकी जान बच सके। एक दिन सिख फौज ने इन पर जम्मू के इलाके में अचानक हमला कर दिया, जिसमें शम्स खान मौके पर ही मर गया और बायजीत खान बुरी तरह जख्मी हो गया। उसकी भी 3 दिन पश्चात मृत्यु हो गई। इसके शवों को कसूर में ले जाकर दफन किया गया। इस लड़ाई में सिख फौजों को शम्स खान और कुतुबुद्दीन के डेरों से बहुत से हथियार और अन्य सामान भी हाथ लगा। इनकी मौत की खबर बादशाह को 18 मार्च 1711 को मिली थी, जब वो रोपड़ के निकट था और इस खबर से बादशाह निराश हो गया। 12 मार्च 1711 के दिन बादशाह को खबर मिली कि शम्स खान और कुतुब खान बायजीत खान की सिखों के साथ जबरदस्त लड़ाई हो रही है। कुछ दिन बाद दूसरी सूचना आई जिसमें बताया गया कि दोनों में से एक मर चुका है और दूसरा अभी लड़ रहा है। बादशाह ने इस खबर की तस्दीक करने के लिए हिदायत दी। 20 मार्च को भिखारी की चिट्ठी में बताया गया कि ये दोनों सिखों के हाथों मारे गए हैं। बादशाह को दी गई सूचना के अनुसार सिख फौजों की संख्या 40,000 से अधिक थी। अब बायजीत खान कुतुबुद्दीन खेशकी की मृत्यु हो जाने के कारण बादशाह ने सरहिंद के सूबेदार फिरोज खान मेवाती को सरहिंद से बदलकर जम्मू का फौजदार लगा दिया। उसकी जगह गाजी खान रुस्तम जंग को सरहिंद का सूबेदार बना दिया। मारे गए बायजीत खान पुत्र सुल्तान अहमद खान के पास 1000 व्यक्ति और 500 घुड़सवार का मनसब था, जो कि उसके साथ ही मारे गए। उसके भतीजे शम्स खान पुत्र पीर खान पोता सुल्तान अहमद खान के पास 500 व्यक्ति और 100 सवार का मनसब था। वो जालंधर बिसत में सुल्तानपुर का पूर्व फौजदार था। 1710 के आरंभ में उसे इस पद से हटा दिया गया था। 4 अगस्त 1710 को बादशाह ने नकोदर में लूट मार करने का दोषी मानते हुए उसका मनसब भी 100 व्यक्ति और 100 सवार कम कर दिया। उसका खिताब खानी भी वापस ले लिया था। परंतु सन 1711 में राहों और सरहिंद में सिखों को हराने और इसकी उपरांत भी सिखों के विरुद्ध जबरदस्त मुहिम चलाने के कारण उसे और उसके चाचा कुतुबुद्दीन खेशकी बायजीत खान दोनों को फिर से उनके पद पर बहाल कर दिया गया था। मयासरुल उमरा का लेखक लिखता है कि शम्स खान ने सिखों के साथ 22 बार टक्कर ली और बहाली से 1 महीने के भीतर ही वो सिखों के हाथों मारा गया। इसके उपरांत सिख फौजों ने लाहौर की ओर कूच कर लिया। 7 मार्च की सूचना के अनुसार बंदा सिंह लाहौर शहर के निकट पहुंच चुके थे। बहादुर शाह सिखों के विरुद्ध मुहिम के लिए इतना चिंतित था कि वो हर जर्नैल, अधिकारी, चौधरी और दूसरों को जंग में हिस्सा लेने के लिए और सिखों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उत्साहित करता था। वो तोहफे, सम्मान, खिलते मनसब और जागीरों उन लोगों को दे रहा था जिन्होंने सिखों के विरुद्ध कार्यवाहियों में हिस्सा लिया था। 20 मार्च 1711 को उसने हिंदू नेता चूड़ामणि जाट और किशन सिंह नारोका को सम्मान की खिलते देकर महाबत खान के साथ मिलकर सिखों का अंत करने के लिए भेजा। 2 अप्रैल को उसने सैफ खान और सुल्तानपुर का चीफ नियुक्त किया और उसका मनसब 600 घोड़े बढ़ाया। उसने लखी जंगल इलाके का प्रबंध सुल्तान खान को दिया और उसका मनसब 1400 घोड़े कर दिया और उसको 80,000 दाम भी सिखों के विरुद्ध मुहिम के लिए दिया। बटाला और कलानौर पर सिखों का कब्जा। अप्रैल 1711 में सिख फौजों ने कलानौर और बटाले की ओर कूच कर लिया था। अखबार दरबारे मौला अनुसार जब बंदा सिंह के बटाला के निकट पहुंचने की खबरें आईं तो शहर के आसपास के बहुत सारे अमीर वजीर अपना माल असबाब संभालकर अपने परिवारों सहित शहर छोड़कर लाहौर को भाग गए। तब बटाला में सैयद मोहम्मद फजल कादरी और शेख अहमद यानी शेखुल हिंद 2 प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहते थे। सैयद मोहम्मद फजल कादरी, जिसने एक बड़ा मदरसा भी कायम किया हुआ था, सिखों के साथ थे,
जरनैल बंदा सिंह बहादुर का कलानौर पहुंचने पर स्वागत किया गया और इनके साथियों ने सिख फौज में शामिल होकर मुगलों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। इतिहासकार लिखते हैं कि 5000 मुसलमान बटाला कलानौर की धरती से जरनैल बंदा सिंह बहादुर की फौज में शामिल हुए, परंतु इस क्षेत्र में रहने वाले शेख अहमद, जिसको शेखुल हिंद कहा जाता था, एक मुस्लिम धार्मिक नेता बंदा सिंह को टक्कर देना चाहता था और इसने जरनैल बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ जिहाद का भी नारा दिया। बंदा सिंह ने बटाले पर हमला करने से पहले 6 किलोमीटर दूर अचल बटाला पहुंचकर पड़ाव किया। अगले दिन सिख फौजों ने बटाले पर हमला कर दिया और शेख अहमद ने शहर से बाहर आकर सिख फौजों के साथ टक्कर ली, परंतु वो बहुत जल्द मारा गया। इसके पश्चात सिख फौजें द्वार तोड़कर शहर में दाखिल हुईं और जालिम हाकिमों और अमीरों की जायदादों को जब्त कर लिया। 20 अप्रैल 1711 की रिपोर्ट के अनुसार सिखों का बटाला पर मुकम्मल कब्जा हो चुका था। बटाला के पश्चात सिख फौजों ने कलानौर पर भी कब्जा कर लिया। कलानौर उस समय लाहौर के उपरांत माझी का सबसे बड़ा शहर था। ये वही शहर था जहां 1555 में अकबर की ताजपोशी हुई थी। इस शहर में एक शानदार किला और बहुत सी बड़ी बड़ी हवेलियां थी। यहाँ का फौजदार सोहराब खान था और कानूको हिंदू था, जिसका नाम संतोष राय था। ये दोनों बंदा सिंह के हमलों को बर्दाश्त ना कर पाए। संतोष राय के भाई अनोख राय ने भी कुछ समय बंदा सिंह का मुकाबला करने की कोशिश की, परंतु तीनों ही बुरी तरह जख्मी होकर प्राण बचाकर लाहौर की ओर भाग गए। उनके स्थान पर बंदा सिंह ने सिखों को फौजदारी व अन्य पदों पर लगा दिया। अप्रैल 1711 की दूसरी छमाही को बंदा सिंह कलानौर में ही रहा। कलानौर एक बड़ा शहर था। इस शहर के बारे में ये प्रचलित था कि जिसने नहीं देखा लाहौर, वो देख ले कलानौर। ये शहर इतना बड़ा था कि इसमें सैकड़ों मस्जिदें थीं और यहाँ हजारों, शायद 1 लाख से भी अधिक मुसलमान रहते थे। बंदा सिंह ने कलानौर पर कब्जा करने के पश्चात भी किसी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने एक बार दरबार लगाकर ये स्पष्ट भी किया कि उनकी लड़ाई मुसलमानों के विरुद्ध नहीं, बल्कि जालिम मुगल हाकिमों के विरुद्ध थी। 7 अप्रैल 1711 को बहादुर शाह, जो कि बनूड़ के निकट पहुंचा, जब उसको बताया गया कि सिखों ने ब्यास दरिया के नजदीक पनाह ली हुई है, लाहौर से 40 से 45 मील दूर है और उन्होंने अपना किला भी बना लिया है। सिखों ने 25 किलोमीटर लंबे और 10 किलोमीटर चौड़े इलाके में अपनी चौकी भी कायम कर ली है और लोकल जमींदार उनका साथ दे रहे हैं। 15 अप्रैल 1711 को बादशाह को बताया गया कि बिलासपुर का राजा सिखों का मित्र बन गया है। उसने सिखों को भरोसा दिया है कि यदि मुगल फौजों ने उनका पीछा किया तो वो सिखों को सुरक्षा देगा और मुगलों को अपनी सीमा में घुसने नहीं देगा। 25 अप्रैल 1711 को बहादुर शाह ने अशरफ खां को हरियाणा, आजकल होशियारपुर जिले का आर्मी चीफ नियुक्त किया। उसको बंदा सिंह बहादुर के पीछे लगा दिया। उसी दिन उसने आइम खान को तोपों का प्रभारी बनाकर सतलुज के इलाके में भेज दिया, जो कि सिखों के विरुद्ध एक सख्त कार्यवाही थी। बंदा सिंह के इस ऐलान पर सामान्य मुसलमानों ने बड़ा सुकून महसूस किया, क्योंकि आम आदमी उस समय पर जालिम हाकिमों से बहुत दुखी था। इस कारण उनके दिल में बंदा सिंह और खालसा फौज के लिए सहानुभूति और अकीदत पैदा हो गई। इसके साथ ही हजारों मुसलमानों ने बंदा सिंह की फौज में नौकरी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। बंदा सिंह ने बिना किसी भेदभाव के मुसलमानों को भी फौज में नौकरियां दी। बाद में 28 अप्रैल 1711 को खानदानी बादशाह ने रूपड़ यानी रोपड़ के नजदीक सतलुज दरिया पार किया तो उसे हिदायत उल्लाह खान ने बंदा सिंह के बारे में भगवती दास हरकारी की रिपोर्ट पेश करते बताया कि नानक पंथी यानी बंदा सिंह का डेरा 19 तारीख 26 अप्रैल 1711 तक कलानौर के कस्बे में था। उसने वादा किया है कि वो मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। जो कोई भी मुसलमान उसके साथ जा मिलता है वो उसका वेतन नियत करके उसका ख्याल भी रखता है। उसने उनको खुतबा और नमाज की अनुमति भी दी हुई है। बादशाह बहादुर शाह को खबर दी गई कि 5000 मुसलमान उस बागी सिख नेता के पास नौकर हो गए हैं।
अजान और नमाज की अनुमति के उपरांत मुसलमान इन बागियों के फौजों में सुकून महसूस कर रहे हैं। 24 मार्च 1711 की एक खबर अनुसार सिखों ने गुरु का चक यानी अब अमृतसर पर अपना अधिकार कर लिया था। रावी दरिया के दूसरे किनारे शाहदरा यानी लाहौर के बाहरवार तक अधीन कर लिया था। अखबाराती दरबारे मुअल्ला के अनुसार सिखों ने रावी दरिया के आसपास पहाड़ों के निकट 25 किलोमीटर चौड़े और 10 किलोमीटर लंबे इलाके में अपने थाने भी कायम कर लिए थे। इन इलाकों के जमींदार उनका साथ दे रहे थे। बेशक बादशाह को कभी कभी सिखों की हार की खबर भी मिल जाती थी, परंतु वो अभी भी बहुत डरा हुआ था। उसे बंदा सिंह का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसे 13 मई 1711 को केशोराव हरकारे की भेजी खबर से ये भी पता चला कि सिखों ने रावी और ब्यास के इलाकों में पक्के थाने कायम कर लिए थे। इलाके के बहुत से पठान जरनैलों और जागीरदारों को कत्ल करके उनके खजाने और हथियार कब्जे में कर लिए थे। बहादुर शाह को अपने मारे गए जरनैलों का बहुत अफसोस रहने लगा और दिन प्रतिदिन बादशाह की चिंताएं बढ़ती रहीं। सिखों के विरुद्ध मुहिम में कारगुजारी दिखाने के बदले बादशाह ने जम्मू के जमींदार कृपाल देव, नूरपुर के जमींदार दयाधम्मा, जमींदार उदित सिंह बुंदेला, कोटला के जमींदार सादात खान, तालावाड़ के जमींदार और 11 अन्य जमींदारों, जिनमें से बहुत से हिंदू थे, को खिल्लतें दी। इन जमींदारों को गुरज बरदार मालिक सुल्तान और रजौरी से जमींदार सैयद अजमतुल्ला खान के द्वारा हुक्म भेजे गए कि वो नानक पंथियों यानी सिखों को खत्म करने की मुहिम में शामिल हों। 25 अप्रैल को बादशाह ने अशरफ खान को हरियाणा अब जिला होशियारपुर का फौजदार बना दिया। उसे भी सिखों के विरुद्ध मुहिम पर भेजा। इसी दिन आतिश खान को तोपखाना का प्रभारी बनाकर सतलुज पार सिखों के विरुद्ध मुहिम पर भेजा गया। 28 अप्रैल को बादशाह को खबर दी गई कि 20 अप्रैल को सिख फतेहाबाद में गोविंदवाल से 6 किलोमीटर दूर थे। वहां के थानेदार और जमींदार ईसा मसीह खान, जो पश्चात में दुआबा का नायब बनाया गया, ने मिलकर इन सिखों के साथ जबरदस्त टक्कर ली, जिसमें बहुत से मुगल और सिख मारे गए थे। बादशाह को ये भी बताया गया कि 5000 पठान सिखों के साथ लड़ने के लिए तैयार कर लिए गए हैं। 5 मई को बादशाह ने मोहम्मद अमीन खान को शाबाशी दी और सिखों के विरुद्ध मुहिम में भूमिका निभाने पर रेशमी पोशाक भेंट की। उसे फिर से सिखों के विरुद्ध मुहिम पर भेजा और उसके साथ 9000 फौजी दिए गए। मई 1711 के पहले सप्ताह बंदा सिंह को पता चल गया कि बादशाह की फौज ने सतलुज पार कर लिया है। इस पर बंदा सिंह ने कलानौर और बटाला पर अपने सिख जरनैलों को मोर्चा सौंपकर स्वयं लखी जंगल की ओर कूच किया, ताकि राजस्थानी राजपूत राजाओं से संपर्क कर उनको भी मुगलों के खिलाफ इस मुहिम में शामिल किया जा सके। यहाँ से उन्होंने जम्मू की ओर पहाड़ को निकलना था। 14 मई 1711 को बादशाह ने तलवन के जमींदार मुगल बेग खान, दुर्लभ खान, अब्दुल समद खान और इनायत खान को भी बंदा सिंह के विरुद्ध मुहिम पर भेज दिया। इसके अतिरिक्त इनाम खान बालाशाही को भी हुक्म हुआ कि वो मोहम्मद अमीन खान के साथ शामिल हो जाए और सिखों के खात्मे में हिस्सा डाले। 15 मई को बादशाह ने अब्दुल समद खान यानी समधी मोहम्मद अमीन खान और पिता जकरिया खान को भी मोहम्मद अमीन खान के साथ सिखों के विरुद्ध मुहिम के लिए भेज दिया। 18 मई को बादशाह को भगवान दास हरकारे की भेजी सूचना से पता चला कि बंदा सिंह ब्यास दरिया से 7 कोस यानी 22 किलोमीटर दूर गांव अलहाब में पड़ाव कर रहे थे। जब शाही फौजों को इसका पता चला तो उन्होंने दरिया पर पुल बनाने की कोशिश की, परंतु सिखों के तीरों और बंदूकों की बौछार ने उनको पुल बनाने ही नहीं दिया। 19 मई 1711 को बादशाह ने हुक्म जारी किया कि मोहम्मद अमीन खान को 10 बंदूकों, 300 तीर, 50 मन सिक्का, 7 जजीरे, 2000 बंदूकची और भेजे जाएं। इसी दिन बादशाह ने उसे 1 लाख रुपए खजाना खास में से अग्रिम राशि भी जारी की।
बादशाह ने दौलत बेग खान, सालेह खान और फतेहुल्लाह खान को भी मोहम्मद अमीन खान के साथ मुहिम पर जाने के लिए मंजूरी दी। इस दिन सरबराह खान, इस्लाम खान बहादुर, कुलीच मोहम्मद खान बहादुर, महाबत खान बहादुर, मुखलिस खान बहादुर, अजनबी खान बहादुर, बख्शी उल मुल्क और मिर्जा शाहनवाज खान को भी सिखों के विरुद्ध मुहिम पर जाने का हुक्म हुआ। बादशाह बहादुर शाह के द्वारा अपनी सारी दौलत झोंक देने के बाद भी जरनैल बंदा सिंह बहादुर का कुछ अता पता नहीं था और सिख फौज की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और मुगल फौज के हौसले दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे थे। यह निरंतर बादशाह के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता गया।